नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास की एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो न सिर्फ रोमांचक है बल्कि दिल दहला देने वाली भी है। ये कहानी है एक महान राजपूत शासक की जिनके किस्से सदियों से हमारे साहित्य और लोक कथाओं में गूंज रहे हैं। द एपिक ट्रेजेडी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। आइए इतिहास के इन पन्नों को एक बार फिर से पलटते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि एक अंधा बेड़ियों में जकड़ा हुआ कैदी सिर्फ एक कविता की चंद पंक्तियों का सहारा लेकर एक दुश्मन सम्राट को मौत के घाट उतार दे? सुनने में यह किसी हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर के क्लाइमैक्स जैसा लगता है ना? पर यह कोई कहानी नहीं, हमारे इतिहास का एक हैरानअंगेज सच है। आखिर ये सब कैसे हुआ, यही हम आज के इस विश्लेषण में समझेंगे। एक्ट 1, द प्रोडिजी किंग। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हुआ था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1177 में, जी हाँ, जब वो महज 11 साल के थे, तब उनके पिता सोमेश्वर चौहान के निधन के बाद उन्हें अजमेर और दिल्ली का सिंहासन संभालना पड़ा। इतनी छोटी सी उम्र में इतने विशाल साम्राज्य का भार उठाना आसान नहीं था, लेकिन उनके मुख्य सलाहकार कदमबास और भुवनाय कम्मल्ला ने उन्हें सैन्य और राजनीतिक मामलों में जबरदस्त मार्गदर्शन दिया, और इस तरह उनका ये शासनकाल 1192 तक चला। अब पृथ्वीराज कोई आम राजा तो थे नहीं। वो 6 भाषाओं पर पकड़ रखते थे, घुड़सवारी में उनका कोई सानी नहीं था और वो एक बेजोड़ धनुर्धर थे। लेकिन उनके पास एक ऐसी हैरान करने वाली क्षमता थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वो थी शब्दभेदी बाण चलाने की कला। मतलब सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे बिल्कुल सटीक निशाना लगाना। ये एक ऐसी दुर्लभ कला थी जिसे इतिहास के गिने चुने योद्धा ही जानते थे। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही दुर्लभ कला इस कहानी के आखिरी हिस्से में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है। एक्ट 2, लव एंड वॉर। भारतीय इतिहास की सबसे मशहूर और थोड़ी बागी प्रेम कहानियों में से एक है संयोगिता हरण। असल में कन्नौज के राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच बहुत पुरानी राजनीतिक दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। लेकिन राजा जयचंद की बेटी राजकुमारी संयोगिता ने जब पृथ्वीराज की वीरता के किस्से सुने तो वो उनसे प्रेम कर बैठी। सोचिए, 2 ऐसे राज परिवार जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, उनकी नई पीढ़ी ने एक दूसरे को चुन लिया था। ये आगे की पूरी घटना सच में किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है। हुआ ये कि राजा जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। इसमें उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को बुलाया सिवाय पृथ्वीराज के। और तो और पृथ्वीराज का अपमान करने के इरादे से महल के द्वार पर उनकी एक मूर्ति बनवाकर दरबान की जगह रखवा दी। पर संयोगिता भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। उन्होंने भरी दरबार में बैठे सभी राजाओं को अनदेखा किया, सीधे द्वार पर गई और उसी मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। और तभी बिल्कुल सही वक्त पर पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर वहां पहुंचे, संयोगिता को अपने साथ बिठाया और सबके सामने तेजी से दिल्ली की तरफ निकल गए। इस एक घटना ने दोनों राज्यों के बीच की नफरत की आग में घी का काम किया। अब देश के अंदर की इन राजनीतिक दुश्मनियों के चलते बाहरी आक्रमण का बड़ा खतरा मंडराने लगा। 1191 में मोहम्मद घोरी ने भारत पर हमला कर दिया। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थी पृथ्वीराज की विशाल राजपूत सेना जिसमें लगभग 2 लाख सैनिक और 3000 हाथी थे, और दूसरी तरफ थी घोरी की सेना जिसमें 1,20,000 तुर्क घुड़सवार शामिल थे। ये था तराइन का प्रथम युद्ध। सेनाओं का ये आकार ही बताता है कि ये टक्कर कितनी भयंकर रही होगी। 1191 के इस युद्ध का नतीजा था एक शानदार जीत और एक ऐसी उदारता जो आगे चलकर जानलेवा साबित हुई। इस भिड़ंत में पृथ्वीराज ने सीधे मोहम्मद घोरी पर प्रहार किया, जिससे घोरी बुरी तरह घायल हुआ और उसकी सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। राजपूतों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, लेकिन यहीं पर पृथ्वीराज ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके और पूरे साम्राज्य के लिए अत्यंत घातक साबित हुआ। उन्होंने अपनी राजपूती उदारता दिखाते हुए मोहम्मद घोरी की जान बख्श दी और उसे आजाद छोड़ दिया। एक्ट 3, बिट्रेयल एंड द ब्लाइंड आर्चर। ठीक 1 साल बाद 1192 में घोरी अपनी पिछली हार का बदला लेने वापस लौटा, और इस बार उसकी तैयारी पहले से कहीं बेहतर थी। जबकि दूसरी तरफ पिछले युद्ध की थकान के कारण राजपूत सेना काफी थकी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राजा जयचंद ने इस युद्ध में पृथ्वीराज की मदद करने से साफ इनकार कर दिया।
वो अभी भी संयोगिता के अपहरण का बदला लेना चाहते थे। सिर्फ जयचंद ही नहीं, बल्कि बाकी कई राजपूत राजाओं ने भी इस नाजुक वक्त पर साथ नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि पृथ्वीराज इस विशाल आक्रमण के सामने बिल्कुल अकेले पड़ गए। इस बार तराइन के दूसरे युद्ध में खौरी ने एक बहुत ही शातिर रणनीति अपनाई। उसने अपनी सेना को 5 हिस्सों में बांट दिया। फिर उसने मैदाने जंग से पीछे हटने का नाटक किया, जिसे मिलिट्री टैक्टिक्स में फेंड रिट्रीट कहते हैं। राजपूत सेना जोश में आकर उनका पीछा करने आगे बढ़ी, जिससे उनकी कतारें पूरी तरह बिखर गईं। जैसे ही राजपूत सेना बिखरी और थकी, खौरी के ताज़ा सैनिकों ने अचानक उन पर धावा बोल दिया। ये चाल काम आई और राजपूत सेना बुरी तरह हार गई। इस एक निर्णायक हार ने उत्तर भारत में इस्लामी शासन के रास्ते हमेशा के लिए खोल दिए। इस युद्ध के बाद जो हुआ, उसके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। हार के बाद पृथ्वीराज और उनके सबसे करीबी दोस्त और राजकवि चंद बरदाई को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। वहां पृथ्वीराज को अपमानित करने और उनका मनोबल पूरी तरह तोड़ने के लिए मोहम्मद गौरी ने उन्हें बेरहमी से अंधा करवा दिया। सोचिए, एक महान और शक्तिशाली सम्राट जो कल तक अपने देश का भविष्य तय कर रहा था, अब दुश्मन के देश में बेड़ियों में जकड़ा एक दृष्टिहीन कैदी बन चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कवि चंद बरदाई ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने किसी तरह घोरी को पृथ्वीराज की शब्दभेदी बाण विद्या देखने के लिए राजी कर लिया। दरबार सजा, घोरी एक ऊंचे आसन पर बैठा था। तभी चंद बरदाई ने ये अमर पंक्तियां पढ़ी। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। इनमें एक बिल्कुल सटीक मेजरमेंट छिपी हुई थी। 4 बांस 24 गज और 8 उंगल की ऊंचाई। इस नकाब जोक और आवाज की मदद से अंधे राजा ने दुश्मन सम्राट की ठीक जगह का नक्शा अपने दिमाग में बिठा लिया था। और फिर दरबार में वही हुआ जिसकी किसी दुश्मन ने कल्पना तक नहीं की थी। बचपन में सीखी गई वो दुर्लभ कला, शब्दभेदी बाण, आखिरकार उस दिन काम आई। पृथ्वीराज चौहान ने सिर्फ ध्वनि और उन पंक्तियों के आधार पर धनुष की प्रत्यंचा खींची और अपना आखिरी बाण छोड़ दिया। तीर सीधा मोहम्मद घोरी के सीने में जा लगा और सम्राट वहीं ढेर हो गया। इसके तुरंत बाद, इससे पहले कि दुश्मन के सैनिकों ने पकड़ते और बुरी तरह तड़पाते, इन दोनों अटूट मित्रों ने एक दूसरे को मारकर खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। लेगेसी, द लास्ट हिंदू एम्परर। पृथ्वीराज का शासन भले ही उस दिन खत्म हो गया, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्हें दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट माना जाता है। ये सच है कि उनकी हार एक ऐसा टर्निंग पॉइंट थी जिसने भारत में सदियों के इस्लामी शासन का रास्ता खोला। लेकिन कवि चंद बरदाई द्वारा रचे गए महाकाव्य पृथ्वीराज रासो ने उनकी इस महान कथा को सदियों तक जिंदा रखा। आज भी हम उन्हें उनकी हार के लिए नहीं, बल्कि उनके अद्भुत शौर्य और राजपूती शान के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। उनका जीवन ये साबित करता है कि वीरता सिर्फ मैदाने जंग में नहीं होती, दोस्ती निभाने, सम्मान बचाने और आखिरी सांस तक न हार मानने में होती है। एक पूरा युग जिसमें उसूल और इज्जत सबसे ऊपर थे, वो उनके व्यक्तित्व में आज भी झलकता है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। सोचिए, क्या सच्ची जीत सिर्फ युद्ध के मैदान में जिंदा बच निकलने में है, या फिर एक ऐसी छाप छोड़ने में जो साम्राज्यों के मिटने के बाद भी सदियों तक जिंदा रहे? पृथ्वीराज चौहान का अंत भले ही दर्दनाक था, पर उन्होंने स्वाभिमान का जो अनोखा उदाहरण पेश किया, उसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी बताती है कि साम्राज्य चाहे मिट्टी में मिल जाएं, पर महान किस्से हमेशा जिंदा रहते हैं। आज हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।